हेलो फ्रेंड्स, बीके टीचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हम पढ़ चुके हैं रामबाण मॉडल पेपर नंबर 2 और आज हम बात करने वाले हैं रामबाण मॉडल पेपर नंबर 3 की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वाकई में ये मॉडल पेपर आपके लिए रामबाण औषधि साबित होने वाले हैं। दोस्तों, रीट प्री के एग्जाम तक आपको ऐसे 100 मॉडल पेपर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इन मॉडल पेपर का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन मॉडल पेपर का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रामबाण मॉडल पेपर नंबर 3। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? ए है हेविंग हरस्ट, बी है पार्क हरस्ट, सी है पॉल विट्टी और डी है टर्मन। तो दोस्तों, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन की पुस्तक है हेविंग हरस्ट, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिलान कीजिए। प्रतिभावान बालक शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं, ये किसने कहा है? तो दोस्तों, ये डेफिनेशन दी है गुड द्वारा। आगे बात करते हैं दोस्तों कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो किसी कार्य को करने के प्रयास में निरंतर उच्च स्तर बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, ये डेफिनेशन दी है पॉल विट द्वारा। और नंबर तीसरा पॉइंट है दोस्तों, बाल अपराध का अर्थ है असामाजिक व्यवहार, ये किसने दी है? तो दोस्तों, बाल अपराध का अर्थ है असामाजिक व्यवहार, ये डेफिनेशन दी है हेडफील्ड द्वारा। आगे बात करते हैं कि कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सकता है। तो दोस्तों, समाज विरोधी करने की जो बात है वह टर्मन द्वारा कही गई है। इस प्रकार दोस्तों, इसका आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में किस न्यूनतम तथा अधिकतम आयु के बालकों या किशोरों को बाल अपराधी कहा जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है 7 से 16, बी है 6 से 18, सी है 7 से 18 और डी है 7 से 14 वर्ष। तो दोस्तों, इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, 7 से 16 वर्ष के जो आयु वाले बालक हैं उनको बाल अपराधी की श्रेणी में रखा गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है। यहाँ पर बताना है कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषता कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए है उच्च बुद्धि लब्धि, ये तो प्रतिभाशाली बालक में होती है। बी है अवधान निर्योग्यता, ये थोड़ा सही लग रहा है, इसको भी रख लेते हैं। और सी है निर्देशन की कम आवश्यकता, ये भी प्रतिभाशाली बालक में होते हैं। जबकि डी है हास्य तथा उदार प्रकृति, ये भी प्रतिभाशाली बालक में होते हैं। तो दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा बी अवधान निर्योग्यता, ये प्रतिभाशाली बालकों में नहीं पाया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से भिन्न है, यहाँ पर दोस्तों भिन्न बताना है कि इन चारों में से भिन्न कौन सा है। अमूर्त चिंतन, नेतृत्व की क्षमता, अंतर्दृष्टि और डी है निरुद्देश्य भटकना। तो दोस्तों, अंतर्दृष्टि, अमूर्त चिंतन, नेतृत्व की क्षमता और इसमें जो सबसे भिन्न है वह है ऑप्शन नंबर डी निरुद्देश्य भटकना। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। बोस्टल्ड संस्थाएं किस प्रकार के बालकों के लिए होती है? ऑप्शन नंबर ए है प्रतिभाशाली बालक और बी है बाल अपराधी बालक, सी है पिछड़े बालक और डी है कोई नहीं। तो दोस्तों, बोरस्टल जो संस्थाएं होती है वह बाल अपराधी बालकों के लिए स्थापित की गई है ताकि इनको यहाँ पर सुधारा जा सके। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है स्किनर और बी है पियाजे, सी है क्रो और डी है कोहलर।
दोस्तों आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पर उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर को मान लेना किसी के उत्तर को चेक कर रहे हैं, किसके द्वारा, स्कैन के द्वारा। इससे याद ये जुड़ जाएगा स्किनर। जी हाँ दोस्तों, उत्तरोत्तर आते हैं आपको याद होना चाहिए कि उत्तर को चेक कर रहे हैं, किसके माध्यम से, स्कैन करके उत्तर को चेक कर रहे हैं। तो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सीखना, बी है समायोजन, सी है अभिप्रेरणा और डी है चिंतन। तो दोस्तों गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से भिन्न है विस्थापन, प्रतिगमन, पृथक्करण और डी है विश्लेषण और निर्णय। तो दोस्तों इन सब में जो भिन्न है वह है ऑप्शन नंबर डी, विश्लेषण और निर्णय। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त नहीं है। दोस्तों इसमें बताना है कि छात्रों के जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके लिए क्या उपयुक्त नहीं है। ए स्नेहपूर्ण संबंधों पर बल देना, बी प्रतियोगिताओं पर बल देना, सी उचित वातावरण का निर्माण करना और डी है खेल कूद पर बल देना। तो दोस्तों छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त नहीं है, इसमें यह आ जाएगा प्रतियोगिताओं पर बल देना। जी हाँ दोस्तों, प्रतियोगिताओं पर बल देना ही मात्र छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का उपयुक्त उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। एक बालक बाहर झगड़ा होने पर घर आकर अपने छोटे भाई बहन को डांटता है, तो यह किस प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें ए है प्रक्षेपण, बी है प्रतिगमन, सी है विस्थापन और डी है मार्गांतरीकरण। तो दोस्तों एक बालक बाहर झगड़ा करके आता है और घर में आते ही अपने छोटे भाई बहन को मारता है, तो दोस्तों ये एक जगह से आकर दूसरी जगह विस्थापित हो रहा है, इसी कारण इसको कहेंगे हम विस्थापन की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। एक 10 वर्षीय बालक अपनी 5 वर्षीय बहन के जैसे व्यवहार करता है, तो यह है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर ए है क्षतिपूर्ति, बी है युक्तिकरण, सी है प्रतिगमन और डी है दमन। तो दोस्तों एक 10 वर्षीय जो बालक है वह 5 वर्षीय बहन के जैसे व्यवहार करता है, यानी कि दोस्तों उसकी आयु तो 10 वर्ष है लेकिन वह छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है, तो इसको कहेंगे हम प्रतिगमन। दोस्तों प्रतिगमन वो होता है जो अपनी पूर्व की स्थिति में लौट जाता हो। यहाँ पर बालक 10 वर्ष का है लेकिन वह भी अपने 5 वर्ष की आयु को याद करके उसकी 5 वर्ष की बहन के जैसा व्यवहार कर रहा है, यानी कि दोस्तों 10 वर्ष का जो बालक है वो अपनी 5 वर्ष की आयु में खो चुका है। इस प्रकार इसको कहेंगे प्रतिगमन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मिलान करो। इसमें दोस्तों मिलान करना है। अपनी असफलता का दोष किसी अन्य पर डालना, यह क्या होगा? अपनी असफलता का दोष किसी अन्य पर डालना। तो दोस्तों ये वही बात है, बाहर झगड़ा कर कर अंदर अपने भाई बहन को मारना, यानी कि विस्थापन इसमें हो जाएगा। आगे बात करें दोस्तों, कोई पद न मिलने पर उसी पद में कमी निकालना, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा तर्क संगतिकरण। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करें कि तनावपूर्ण स्थिति से बचने के लिए स्वयं को अलग कर लेना। अब इसमें दोस्तों हर कोई पता लगा सकता है, यहां पर दे रखा है अलग करना यानी कि पृथक करना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथक्करण। और आगे बात करें दोस्तों कि अपना क्रोध किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु पर निकालना जो आपके लिए आक्रामक न हो, तो इसको कहेंगे विस्थापन। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से मानसिक रोग नहीं है। ए भग्नाशा, बी परिहार परिहार द्वंद्व, सी कुसमायोजन और डी है दुश्चिंता। तो दोस्तों इसमें सीधा सा आंसर हो जाएगा मानसिक रोग नहीं है, कुसमायोजन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत किस प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रदर्शित करती है। जी हाँ दोस्तों, नाच न जाने आंगन टेढ़ा यानी कि अपने में कमियां होने पर भी दूसरों में कमियां निकालकर उस स्थिति से बाहर आ जाना, यह किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है प्रतिगमन, बी है पृथक्करण, सी है प्रक्षेपण और डी है गमन। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आंसर होगा प्रक्षेपण, यानी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, प्रक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 16 है दो नकारात्मक स्थितियों में द्वंद्व की स्थिति कहलाती है। अब दोस्तों यहां पर पूछ रहा है कि दो नकारात्मक स्थितियों में द्वंद्व की स्थिति क्या कहलाती है। ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व, ग्राह्य प्रतिहार द्वंद्व, प्रतिहार प्रतिहार द्वंद्व या कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर दो नकारात्मक स्थितियों में द्वंद्व की स्थिति कहलाती है परिहार परिहार द्वंद्व। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। बार बार असफलता मिलने पर व्यक्ति में जो निराशा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए है दुश्चिंता, बी है कुंठा और सी है दबाव और डी है चिंता। तो दोस्तों बार बार असफलता मिलने पर व्यक्ति में जो निराशा उत्पन्न होती है उसको कहा जाता है कुंठा, फिर वो कुंठा का शिकार हो जाता है। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। घर से बाहर निकलते ही किसी से झगड़ा हो जाने पर वह यह कहकर नकार देना कि चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, यह किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है दमन, बी है विपरीत रचना, सी है शमन और डी है प्रत्यक्ष उपागम। तो दोस्तों इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है वह आते हैं शमन के अंतर्गत। दोस्तों इन प्रतिरक्षा प्रणालियों को हमेशा ध्यान रखना। प्रतिरक्षा प्रणाली में से आपकी रीट प्री में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। समायोजन के उपायों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों समायोजन के उपाय को ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 1। तो दोस्तों समायोजन के उपायों को बांटा गया है सीधा सीधा 2 भागों में। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। स्वयं के पास कारण न होने पर भी उसके होने की कल्पना करके क्षणिक संतुष्टि प्राप्त कर लेना, यह क्या कहलाता है। तो दोस्तों अगर मेरे पास कारण नहीं है और मैं उसकी कल्पना कर रहा हूं तो ये एक तरह से दिवा स्वप्न हो चुका है। यानी कि दोस्तों मेरे पास नहीं है फिर भी मैं उसकी कल्पना कर रहा हूं, तो इस प्रकार की जो क्षणिक संतुष्टि प्राप्त होती है उसको कहा जाता है दिवा स्वप्न, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। जो लोग आसानी से किसी भी नए वातावरण में समायोजित हो जाते हैं उनमें उच्च होती है। तो दोस्तों उनमें क्या उच्च होती है, IQ, SQ, EQ या फिर A और B दोनों। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा EQ। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग कब व किसने दिया। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार रीट प्री से लेकर रीट मेंस और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तक पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है 1906 में बियर्स द्वारा, ऑप्शन बी है 1908 में गोल्डमैन द्वारा, सी है 1909 में क्रो और क्रो के द्वारा और डी है 1908 में बियर्स द्वारा। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा कि मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग किया था बियर्स द्वारा 1908 में। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23।
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद का मुख्य रूप से कार्य नहीं था? ए है मानसिक रोगों की रोकथाम करना, बी है मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, सी है मानसिक रोगों का उपचार करना और डी है मानसिक रोगों को बढ़ाना। तो दोस्तों सीधा सा इसमें आंसर है, कोई 5वीं का बच्चा भी इस प्रश्न को हल कर देगा कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद जो बनाया जाता है वह किसी रोग को बढ़ावा नहीं देता है, बाकी उसको घटाने के ही उपाय करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे भिन्न जो दिख रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानसिक रोगों को बढ़ाना। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। प्रतिभाशाली बालकों को किस विधि से अध्ययन कराया जाना चाहिए? निगमन विधि द्वारा, हुरिस्टिक विधि द्वारा, मॉन्टेसरी विधि द्वारा और डी है प्रोजेक्ट विधि द्वारा। तो दोस्तों इसमें सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि प्रतिभाशाली बालकों को एक तो निगमन विधि और होलिस्टिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, इन तीनों के माध्यम से जो है अध्ययन करवाना चाहिए। यानी कि दोस्तों आंसर की बात करें तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। सबसे पहला बाल सुधार गृह कब और कहां स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1999 न्यूयॉर्क, बी है 1998 न्यूयॉर्क और ऑप्शन नंबर सी है 1889 अमेरिका और डी है 1894 न्यूयॉर्क। तो दोस्तों सबसे जो पहला बाल सुधार गृह बनाया गया था वो न्यूयॉर्क में ही बनाया गया था, लेकिन वो बनाया गया था 1998 में। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। सृजनशीलता आधारित होती है। दोस्तों सृजनशीलता किस पर आधारित होती है? ए अपसारी चिंतन पर, अभिसारी चिंतन पर, ए बी दोनों पर या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सीधा सा आंसर हो जाएगा सृजनशीलता अपसारी चिंतन पर आधारित होती है। दोस्तों अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन क्या होता है इसको समझ लीजिए कि जो अपसार होता है, अपसार मतलब होता है फैलना। अब जो कोई भी आदमी सृजनशीलता का जो काम करेगा वो अपने मन में अनेक अनेक विचारों को प्रकट करेगा, यानी कि अपने जो विचार है उनको जाहिर करेगा। तो इस प्रकार उनके विचारों का यहाँ पर अपसार यानी कि फैलाव हो रहा है। इस प्रकार सृजनशीलता अपसारी चिंतन पर आधारित होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। अपसारी और अभिसारी शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? ए गिलफोर्ड, बी है हरमन, सी है डेक्रोली और डी है थर्स्टन। तो दोस्तों इसमें सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिलफोर्ड द्वारा अपसारी और अभिसारी जो चिंतन है उन शब्दों का प्रयोग किया गया था। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। सृजनात्मक बालकों को किस व्यू रचना द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए? सृजनात्मक बालक वही है दोस्तों जो अपसारी चिंतन के माध्यम से सोचते हैं, यानी कि उनके जो ब्रेन है उसमें अनेक अनेक प्रकार के जो ख्याल है, विचार है वो आते हैं। तो दोस्तों आपको यही पता लग जाएगा कि सृजनात्मक बालकों को किस व्यू रचना द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर समायोजन स्थापित कर लेता है, तो यह क्या उपाय है? प्रत्यक्ष उपाय, क्षतिपूरक उपाय, आक्रामक उपाय, अप्रत्यक्ष उपाय। तो दोस्तों इसमें सीधा सीधा आंसर हो जाएगा जब कोई शारीरिक रूप से अपंग जो व्यक्ति है वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके समायोजन बिठाना चाहता है, यानी कि दोस्तों वह अपने अपंग होने को भुलाकर कक्षा में जो मेन जो विद्यार्थी प्रथम स्थान पर चल रहे हैं या कक्षा में प्रतियोगिता करना चाहता है, सीधी सी बात यही है दोस्तों, वह अपने विकलांगता को नकार कर कक्षा में आम व्यक्तियों की तरह, आम विद्यार्थियों की तरह प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहता है। इस प्रकार इसमें आंसर आ जाएगा क्षतिपूरक उपाय। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 और ये अंतिम क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता का विकास किस आयु तक पूर्ण हो जाता है? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 30 वर्ष और डी है 20 वर्ष। तो दोस्तों
सृजनात्मकता का जो विकास है वह 30 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, आज रामबाण मॉडल पेपर तीसरा समाप्त हो चुका है। दोस्तों, रामबाण मॉडल पेपर नंबर 4 प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी समय रोजाना आपको रामबाण मॉडल पेपर मिलते रहें। दोस्तों, रीट प्री के एग्जाम तक आपको कुल 100 रामबाण मॉडल पेपर हल करने को जरूर मिलेंगे। और दोस्तों, आप इन रामबाण मॉडल पेपर को हल करने के बाद किसी भी प्रकार की गाइड को उठाकर देख लेना, आपको इनमें से क्वेश्चंस अवश्य देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।